विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर पतंजलि मिश्र, असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन, स्कूल ऑफ एजुकेशन, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा, राजस्थान, आपका इस सत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, हम यह बात जानते हैं कि शिक्षा में समकालीन बहुत सारी चुनौतियां हैं और बहुत सारे अवसर उपलब्ध हैं। इस सत्र में हम लोग ऐसी ही कुछ चुनौतियों और अवसरों पर बातचीत करेंगे, जिसका शीर्षक होगा शिक्षा का वैश्वीकरण, अंतर्राष्ट्रीयकरण, निजीकरण और पीपीपी मॉडल, जिसे हम लोग पब्लिक एवं प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल भी कहते हैं। सर्वप्रथम हम लोग वैश्वीकरण के संदर्भ में बातचीत करेंगे, वैश्वीकरण की चर्चा करेंगे कि शिक्षा में किस प्रकार से वैश्वीकरण की एक भूमिका है और किस प्रकार से यह तमाम तरह की धाराओं को प्रभावित करता है। विद्यार्थियों, हम यह बात जानते हैं कि पिछले कुछ दशकों में वैश्वीकरण को सर्वाधिक चर्चित घटना के रूप में देखा गया है और एक महत्वपूर्ण समाजशास्त्री हुए हैं जिनका नाम है एंथनी गिडेंस। एंथनी गिडेंस ने वैश्वीकरण को परिभाषित करते हुए कहा है कि यह विश्वव्यापी सामाजिक संबंधों की गहनता या तीव्रता है जो दूरस्थ इलाकों को इस प्रकार से जोड़ता है कि स्थानीय घटनाएं हजारों मील दूर होने वाली घटनाओं द्वारा अनुकूलित हो जाती हैं। कई बार हम लोग विद्यार्थियों देखते हैं कि रूस या चीन में हो रहे घटनाक्रम का हमारे देश में भी असर होता है। कई बार हम लोग देखते हैं कि विभिन्न पश्चिमी देशों में जो घटनाएं घटती हैं उसका असर भारतवर्ष या दक्षिण एशिया पर भी होता है। यह एक प्रमुख कारण के रूप में ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण को हम लोग स्वीकार कर सकते हैं कि वैश्वीकरण किस प्रकार से यह बातें इंश्योर करता है कि दुनिया के किसी यदि एक स्थान पर कोई घटना घट रही है तो उस घटना से दुनिया का दूसरा स्थान भी प्रभावित होता है या अपने आप को कंडीशनड महसूस करता है, अपने आप को अनुकूलित महसूस करता है, अपने आप को प्रभावित महसूस करता है। विद्यार्थियों, वैश्वीकरण शब्द का प्रयोग व्यापक रूप में किया गया है जिसमें समकालीन जीवन के बहुत सारे लक्षणों को सम्मिलित किया गया है और इसे समझने के लिए कम से कम 5 लक्षणों को जानना समझना महत्वपूर्ण है, जिसकी एक एक करके मैं आप सबके साथ चर्चा करूंगा। सबसे पहले जिस बात की मैं चर्चा करूंगा वह है विस्तारित सामाजिक संबंध। विद्यार्थियों, वैश्वीकरण में सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक संबंधों का एक नेटवर्क निहित है जो पूरी दुनिया भर में फैला हुआ है और जो पहले के किसी भी दशक या अवधि से अब ज़्यादा अधिक और गहरा है। इसके अतिरिक्त यह किन्हीं विशेष क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है अपितु समस्त विश्व को आवृत्त किए हुए है। इसका तात्पर्य यह है कि जो हमारे सामाजिक संबंध हैं, जो हमारे सोशल रिलेशनशिप्स हैं, वह केवल अब एक छोटे से क्षेत्र में, मेरे गांव या ज़िले या राज्य में ही नहीं संबंधित हैं या उन्हीं से ही केवल संबंध नहीं रखते, बल्कि तमाम दुनिया में भी जो घटनाएं घट रही हैं उससे भी हमारे सोशल रिलेशनशिप्स प्रभावित होते हैं। कई बार हम लोग देखते हैं कि कुछ घटनाएं दुनिया के विभिन्न हिस्सों में घटती है जिसका असर हमारे गांव या समाज या हमारे ज़िले और राज्य में भी पड़ता है। यह इसी प्रकार के विस्तारित सामाजिक संबंध का उदाहरण है। दूसरा लक्षण है प्रवाहों की तीव्रता। वैश्वीकरण मूलतः सूचना, पूंजी तथा सामान के तीव्र प्रवाह के रूप में प्रकट होता है। यह वस्तुएं अन्योन्य क्रियाओं के नेटवर्क के रूप में परिणत होता है जिन्हें मॉनिटर करना या नियंत्रित रखना देशों के बस की बात नहीं होती है और देशों के द्वारा ऐसा किया जाना संभव भी नहीं हो पाता है। इनसे सामाजिक अन्योन्य क्रियाएं उत्पन्न होती हैं जिनका भौगोलिक या सांस्कृतिक निकटता से कोई सरोकार नहीं होता है। मोबाइल फ़ोन, सैटेलाइट, टेलीविज़न तथा इंटरनेट जो इन प्रवाहों पर आधारित हैं, स्थानिक फ्रेमवर्कों या संरचनाओं की परवाह नहीं करते जो अब तक संप्रेषण तथा संचार की सीमाओं में बंधे हुए हैं। इसको इस उदाहरण से समझा जा सकता है कि कई बार दुनिया में कोई घटना होती है और इंटरनेट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, तमाम तकनीकी संसाधनों के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से यह सूचनाएं संचारित हो जाती हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई सूचना गूगल पर उपलब्ध है तो अब उसे किसी देश के द्वारा नहीं रोका जा सकता है। कोई देश
गूगल से अनुरोध कर सकता है, गूगल की से, कि वह इन सूचनाओं को प्रवाहित न होने दे या इन सूचनाओं को रोके, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता कई बार, इसलिए बिना चाहे भी हमारे पास सूचनाएं पहुंचते रहती हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं और हम लोग किसी सूचना के लिए कोई प्रयास नहीं करते हैं, जैसे ही हम व्हाट्सएप खोलते हैं देखते हैं कि हमारे पास वो सूचना उपलब्ध होती है, तो इससे हम लोग प्रवाहों की जो तीव्रता है उसको समझ सकते हैं। तीसरा लक्षण है बढ़ती हुई अंतर्व्याप्ति। संस्कृतियां और समाज जिनका अब तक सुस्पष्ट और अलग अलग अस्तित्व था, एक दूसरे के साथ अब आमने सामने आ गए हैं और दूसरों के सामाजिक जीवन में अंतर्ग्रंथित हो जाते हैं। भाषा, भोजन, वेशभूषा तथा विश्वास या आस्थाएं सामाजिक ढांचे के अंग बन जाते हैं। जो ग्लोबल स्ट्रक्चर है, जिसे हम लोग वैश्विक संरचना कहते हैं, यह भी एक महत्वपूर्ण लक्षण है। यह आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में औपचारिक और अनौपचारिक व्यवस्थाएं हैं जो नेटवर्किंग तथा प्रवाहों का सरलीकरण करते हैं। इनकी पहुंच राष्ट्र से आगे तक है, इनसे वैश्विक बाजार में सहायता मिलती है, इनमें ऐसे नियम विनियमों के कोड को सम्मिलित होता है जिनमें सुचारू रूप से देश से पार की अन्योन्य क्रियाएं होती रहती हैं। ये वैश्विक अभिशासन को रचना तंत्र प्रदान करते हैं। यूएनओ या तमाम संस्थाओं को हम लोग इसमें रख सकते हैं और इसके उदाहरणों द्वारा हम इसे समझ सकते हैं। सामाजिक संबंधों का पुनः प्रतिपादन। वैश्वीकरण के अंतर्गत सामाजिक वर्गों के मध्य संबंधों को एक वैश्विक स्तर पर केंद्रित कर दिया जाता है। पूंजीवाद की पूर्व अवस्थाओं में वर्ग संबंधों को मुख्यतः राष्ट्र की अवधारणा के भीतर परिभाषित किया जाता था। वैश्वीकरण के फलस्वरूप प्रमुख वर्गों तथा क्षेत्रों के मध्य एक गहरी अन्योन्य क्रिया होती है जो राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मत को भी पीछे छोड़ देती है। यह आर्थिक और शक्ति संबंधों में असमानताओं और विषमताओं का पुनः प्रतिपादन करती है। इस प्रकार से विद्यार्थियों, हम लोगों ने समझा कि किस प्रकार से वैश्वीकरण के 5 लक्षण हैं, उनके लक्षण क्या क्या हैं और किस प्रकार से उनकी व्याख्या कर सकते हैं हम। विद्यार्थियों, वैश्वीकरण का शिक्षा पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है और हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि वैश्वीकरण का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा है। आज भारत की शिक्षा प्रणाली एक ऐसे रास्ते पर खड़ी है, एक ऐसे चौराहे पर खड़ी है जिसका उदार व धर्मनिरपेक्ष स्वरूप तथा उसकी विषय वस्तु, जिसे कई परिवर्तनों के बावजूद बहुत ध्यानपूर्वक पोषित किया गया है, आज उसमें एक मूलभूत परिवर्तन आ रहा है। वैश्विक शिक्षा की वे प्रवृत्तियाँ, ऐसी प्रवृत्तियाँ जो शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित कर रही हैं, उन पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। पहली प्रवृत्ति जो है वो है शिक्षा के उद्देश्यों का निम्नीकरण और सतहीकरण। विद्यार्थियों, ये एक द्वंद्व हमारे सामने हमेशा रहा है कि हम लोग शिक्षा के उद्देश्यों का जब निर्धारण करते हैं, उद्देश्य निर्धारण तो हम लोग आदर्शवाद के हिसाब से कर लेते हैं, आइडियलिज्म के सिद्धांतों के अनुसार कर लेते हैं, लेकिन जब हम कोई करिकुलम डिज़ाइन करते हैं तो सामान्यतया वो करिकुलम प्रैग्मेटिक फिलॉसफी पर आधारित होता है, प्रयोजनवाद के सिद्धांतों पर आधारित होता है। और कालांतर में ये प्रयोजनवाद के जो उद्देश्य होते हैं वो शिक्षा के उद्देश्यों को भी प्रभावित करते हैं और धीरे धीरे शिक्षा के उद्देश्यों में निम्नीकरण और सतहीकरण दृष्टिगोचर होता है। दूसरा है शिक्षा का विखंडन तथा विभाजन। हम लोग देख रहे हैं कि तमाम जो सामाजिक घटनाएं घट रही हैं उनसे शिक्षा पर असर भी पड़ रहा है, शिक्षा विखंडित भी हो रही है, शिक्षा का स्वरूप बदल रहा है। तीसरा है सामाजिक लोकाचार से शिक्षा का अलगाव। सामान्यतया जो सोशल सिस्टम है, समाज में जो घट रहा है उससे एजुकेशन अलग होती है, समाज के कई बार आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं होती है। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रभाव वैश्वीकरण का एजुकेशन पर पड़ा है। क्योंकि वैश्वीकरण की वजह से समाज के उद्देश्य बदले हैं, समाज की आकांक्षाएं बदली हैं, समाज की जो इच्छाएं हैं, समाज की जो आवश्यकताएं हैं वो सारी परिवर्तित हुई हैं और कई बार शिक्षा उन आवश्यकताओं की पूर्ति में महत्वपूर्ण नहीं सिद्ध होती हैं। इसलिए शिक्षा को भी चाहिए कि वो सामाजिक लोकाचारों के अनुरूप अपने आप को ढाले और उसी हिसाब से, उसी प्रकार से अपने आप को स्थापित करे और अपने आप को बदले। व्यापारीकरण, निजीकरण तथा प्रतिस्पर्धात्मक परख से अभिगम्यता पर नियंत्रण, विद्यालय प्रणाली का सामंतरीकरण तथा श्रेणीबद्ध स्तरीकरण, वर्धमान केंद्रीकरण तथा
सामाजिक सांस्कृतिक विविधताओं का समांगीकरण। ये कुछ ऐसे पहलू हैं जिनका शिक्षा पर गहरा प्रभाव पड़ा है। गरीब और सुविधा वंचित वर्गों के बच्चों को अंग्रेजी माध्यम की विद्यालयी शिक्षा से वंचित रखा गया, या कई बार अंग्रेजी माध्यम या हिंदी माध्यम के मध्य का जो विवाद है वो भी हमारे सामने आके दिखता है। हालांकि शोध यह बात को कहते हैं कि विद्यार्थी जो अपनी मातृभाषा में पढ़ेगा, जो आसपास के परिवेश की भाषा में पढ़ेगा, उसका अचीवमेंट ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा आसानी से चीज़ों को सीख पाएगा। जबकि अंग्रेज़ी माध्यम से यदि कोई बात वह सीखने की कोशिश करता है तो उसमें समय लग सकता है। लेकिन फिर भी वैश्वीकरण के इस दौर में अंग्रेज़ी की महत्ता बढ़ी है, और अंग्रेज़ी की महत्ता बढ़ने के कारण हम लोग देखते हैं कि गरीब और सुविधा वंचित वर्गों के बच्चों को अंग्रेजी माध्यम की विद्यालयी शिक्षा नहीं प्राप्त हो पाई है। स्वतंत्रता के बाद सॉफ्टवेयर विकास तथा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मतलब संचार क्रांति के समय भारतीय उद्योग जगत की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी प्राप्त हुई हैं। बहुराष्ट्रीय निगमों में अंग्रेजी भाषा का बोलबाला होने के कारण शहरी और ग्रामीण विभाजन लगभग पूरी तरह से हो गया, और उस विभाजन की रेखा को हम लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि वैश्वीकरण ने शिक्षा को गहरे हद तक प्रभावित किया है, और भारतीय समाज भी इससे अछूता नहीं रहा है। दूसरी जो महत्वपूर्ण समकालीन प्रवृत्ति है वो है शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण। शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण भी कोई नई घटना नहीं है। भारत में शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण की एक महान परंपरा रही है। नालंदा और तक्षशिला जैसे प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालयों ने दुनिया भर के शिक्षार्थियों को अपने यहाँ आकर्षित किया है। दुनिया भर से विद्यार्थी नालंदा और तक्षशिला जैसे महान विश्वविद्यालयों में अध्ययन और शोध के लिए आते थे। यद्यपि अंतर्राष्ट्रीयकरण के बारे में आधुनिक दुनिया का दृष्टिकोण अलग हो सकता है, लेकिन भारतीय दृष्टि इस पर बिल्कुल भिन्न रही है, बिल्कुल अलग रही है। यूनेस्को ने 2006 में शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण को परिभाषित करते हुए कहा है कि यह उच्च शिक्षा की एक ऐसी व्यवस्था है जो उन परिस्थितियों में होती है जहां शिक्षक, विद्यार्थी, कार्यक्रम संस्थान या प्रदाता और पाठ्यक्रम सामग्री राष्ट्र सीमाओं से परे हो जाती हैं। सीमा से परे की शिक्षा में सार्वजनिक या निजी और लाभहीन प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली उच्च शिक्षा शामिल हो सकती है। यह फेस टू फेस से लेकर दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से कई प्रकार के तौर तरीकों को भी शामिल करता है। विद्यार्थियों, अंतर्राष्ट्रीयकरण का एक विभिन्न तरीके से प्रभाव भी पड़ा है भारतीय शिक्षा पर, और इसको समझने की जब हम कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं कि दुनिया तेज़ी से बदल रही है, और दुनिया में विभिन्न देशों की जो भौगोलिक सीमाएं हैं वो भी न्यून हो रही हैं, वो भी घट रही हैं। प्रौद्योगिकी की प्रगति के साथ ही दुनिया भर से शैक्षिक अवसर अब शिक्षार्थियों के लिए आसानी से उपलब्ध हैं। इसने लंबे समय से विशेषाधिकार का आनंद प्राप्त करने वाली संस्थाओं के लिए एक नई चुनौती पेश की है, और नए संस्थानों को नई प्रतिभाओं को आकर्षित करने का अवसर भी प्रदान किया है। तीसरी दुनिया के देश न केवल विश्व के विश्वविद्यालयों के लिए एक उभरते बाजार के रूप में आगे आ रहे हैं, बल्कि नए संस्थान भी उभर रहे हैं। शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का प्रभुत्व इसके लिए एक प्रेरणा शक्ति है। ब्रेन ड्रेन जैसी पारंपरिक अवधारणा को अब मस्तिष्क परिसंचरण द्वारा प्रस्थापित किया जा रहा है। सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी मतलब ICT ने एकीकरण ने नए तरीकों, पाठ्यक्रम, कार्यक्रमों को विकसित करने का अवसर प्रदान किया है। इस प्रभाव को हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो यह कि अब भारतीय या किसी भी क्षेत्रीय स्तर पर मौजूद संसाधनों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति चाहे तो वह अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों का भी इस्तेमाल कर सकता है। कोई यहीं बैठे, भारतवर्ष में ही बैठे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के भी किसी कार्यक्रम को अपने यहाँ से कर सकता है। पहला प्रभाव तो यह हम देख सकते हैं और इसे समझ सकते हैं। दूसरा यह भी है कि यदि कोई संस्था छोटी है तो भी वो, यदि उसका इम्पैक्ट बड़ा है, यदि वह कार्यक्रम अच्छे हैं, उसके पास यदि फैकल्टी अच्छी है, तो निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो जो सुविधा संपन्न और जो नए जो बड़े संस्थान हैं उनको चुनौती भी दे सकती है। विद्यार्थियों, कुल मिलाजुलाकर अंतर्राष्ट्रीयकरण को हम एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में समझ सकते हैं जिसके द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर संगठित ज्ञान को लोगों और ऐसे देशों को प्रेषित किया जाता है जहां इसे उत्पादित नहीं किया गया है।
सीमा पार से विद्यार्थी प्रवाह का सबसे आम प्रचलन विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर होते रहे हैं। विकसित देश और उनकी ज्ञान अर्थव्यवस्थाएं विकासशील देशों से विकसित देशों में उच्च कुशल कर्मियों के प्रवास पर निर्भर करती हैं। यह अंतर्राष्ट्रीयकरण संस्कृतियों में और उनके बीच अंतःक्रिया को बढ़ावा देती है ताकि पाठ्यक्रमों की प्रकृति राष्ट्र से परे और अंतर सांस्कृतिक हो जाए। इस प्रकार से हम लोग यह बात देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीयकरण ने भी शिक्षा को गहरे हद तक प्रभावित किया है। जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इसमें भी इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन को लेकर तमाम बातें की गई हैं। आप संदर्भवश उस दस्तावेज का भी अवलोकन कर सकते हैं। इसके अलावा शिक्षा में निजीकरण को लेकर भी तमाम बातें की जाती हैं, तमाम विषय रखे जाते हैं और इस सत्र में हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में पीपीपी की क्या भूमिका हो सकती है, निजी क्षेत्रों की भी क्या भूमिका हो सकती है। विद्यार्थियों, संभवतः आपको ज्ञात होगा कि स्वामित्व दो प्रकार का होता है, एक निजी और दूसरा सरकारी। यदि सरल शब्दों में अभिव्यक्त किया जाए तो पहले का अर्थ है कि स्वामित्व किसी एक व्यक्ति या एक व्यक्ति समूह के पास है, जबकि दूसरे का अर्थ है कि स्वामित्व सरकार के पास है। तथापि आजकल एक तीसरे प्रकार के स्वामित्व का भी प्रचलन देख रहे हैं हम लोग, जिसे सरकारी निजी स्वामित्व कहते हैं, जिसे हम लोग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं। भारत में पहले शिक्षा अन्य सेवाओं की तरह मुख्यतः सरकार के नियंत्रण में होती थी, परंतु हाल में निजी स्वामित्व वाली संस्थाएं बहुत अधिक संख्या में उभर कर आने लगी हैं। तथापि शिक्षा के क्षेत्र में निजीकरण अन्य क्षेत्रों की निजी संस्थाओं से भिन्न है। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे सरकारी क्षेत्र के उद्यमों या व्यवसायों को अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के फलस्वरूप विनिवेश किया गया और उनका स्वामित्व सरकार से निजीकरण को अंतरित कर दिया गया और इस प्रकार उनका निजीकरण हो गया। परंतु शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रवृत्ति के रूप में निजीकरण विनिवेशन का प्रतिफल नहीं है और अपितु इस प्रवृत्ति की वृद्धि का श्रेय शिक्षा के क्षेत्र में निजी संस्थाओं की विस्मयकारी वृद्धि को ही जाता है। विद्यार्थियों, यदि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात की स्थिति पर हम एक बार विवेचना करें तो हम यह पाते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश की एक प्राथमिकता बन गई और समस्त जनसमूह को शिक्षा देने के लिए सरकार ने तमाम पहलें की, कई प्रकार की पहलें की। जिन क्षेत्र का संबंध जनसमूहों से था, जैसे प्रारंभिक शिक्षा, वे आज भी सरकार के नियंत्रण में हैं। निजी संस्थाओं के विषय में एक सामान्य धारणा है कि वे शिक्षा के गुणवत्ता पक्ष की देखभाल अधिक अच्छे प्रकार से करते हैं, परंतु उनका उद्देश्य अभिजात या विशिष्ट वर्ग को शिक्षा देना है। परंतु अब विद्यालय स्तर पर निजी विद्यालयों की मांग सभी वर्गों में बढ़ रही है। इसका कारण है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में सरकारी विद्यालयों की कमियां स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी और उच्च और व्यावसायिक शिक्षा की निजी संस्थाएं भी लोकप्रिय होती जा रही हैं। इसका एक यह भी कारण हो सकता है कि सरकारी संस्थाएं जो हैं वह इस क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाने में सक्षम नहीं है। विद्यार्थियों, आप इस बात से अवगत होंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में निजीकरण अब कोई नई घटना नहीं रही है और इस प्रकार की जो शिक्षा के क्षेत्र में निजी संस्थाएं हैं उसके कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि व्यक्तिगत स्वामित्व एवं न्यास की संस्थाएं। अर्थात हम लोग कई बार देखते हैं कि समाज के धनाढ्य व्यक्तियों के लिए शैक्षिक संस्थाओं का संरक्षण करना एक सामान्य बात थी। आज भी ऐसी कई संस्थाएं हैं जिनका संचालन ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जो कि धनाढ्य हैं या संपन्न हैं। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी संस्थाएं भी हैं जिनका स्वामित्व व संचालन कुछ न्यासों के हाथ में है, कुछ ट्रस्ट के हाथ में है, जिनका निर्माण कुछ व्यक्तियों या कारपोरेट घरानों के द्वारा शैक्षिक उद्देश्य के लिए किया गया है। इसके अलावा कुछ गैर सरकारी संगठन भी इस क्षेत्र में हैं और ऐसे गैर सरकारी संगठन शिक्षा प्रदान करने के लिए काफ़ी सक्रिय हैं। इनमें से बहुत सारे समाज के पिछड़े वर्ग या अन्य प्रकार से समर्थ, जिसे हम लोग डिफरेंटली एबल्ड वर्ग कहते हैं, जैसे कि आदिवासी इत्यादि, को शिक्षा प्रदान करने के लिए एक विशेष भूमिका अदा कर रहे हैं, जिसमें अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, अक्षर
प्रथम इत्यादि कुछ ऐसे गैर सरकारी संगठन हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय हैं। इसके अतिरिक्त कुछ धार्मिक संस्थाएं भी हैं जो शिक्षा देने का कार्य करती हैं। प्राचीन समय से ही धार्मिक संस्थाएं शिक्षा के उद्देश्यों को प्रोत्साहित करने के लिए सक्रिय रहे हैं। बौद्ध मठ, मदरसे, विद्यापीठ ऐसे शिक्षा के केंद्र रहे हैं जो अतीत में फले फूले। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत लंबे समय से ईसाई मिशनरी भी कार्य कर रहे हैं। इनके अतिरिक्त आजकल खालसा समूह, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन और बहुत से ऐसे अन्य संगठन हैं जो शिक्षा के उद्देश्य के लिए काफ़ी कुछ योगदान दे रहे हैं। कुछ कारपोरेट घराने भी शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और ऐसे बहुत से कारपोरेट घराने शिक्षा के उद्देश्य के लिए सक्रिय रूप से लगे हुए हैं, जैसे कि प्रसिद्ध उद्योगपति टाटा, बिरला, रिलायंस समूह और बहुत से ऐसे अन्य औद्योगिक घराने जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सिग्निफिकेंट योगदान दिया है, महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विद्यार्थियों, यह बात समझने वाली है कि निजी भागीदारी के विकास को प्रेरित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, क्यों निजी क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में फल फूल रहे हैं। एक प्रमुख कारण की पहचान उदारीकरण के रूप में की जा सकती है। पिछले कुछ दशकों में उदारीकरण की नीतियों के लागू करने के फलस्वरूप शिक्षा के क्षेत्र में भी निजी क्षेत्र एक बड़े पैमाने पर प्रवेश कर गए और इन निजी क्षेत्रों की पहलों का समर्थन या सहायता करने के लिए बहुत सारी शैक्षिक संस्थाएं जो निजी प्रबंधन समितियों के अंतर्गत खोली गई हैं, सरकार उन्हें सहायता देने लगी और इस प्रकार से शिक्षा में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाने लगा। इसके अलावा विद्यार्थियों, बदलती सामाजिक आवश्यकताएं, हमारी सोशल नीड्स परिवर्तित हो रही हैं। हम यह जानते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था को इस समय शिक्षित और कुशल जनशक्ति की आवश्यकता है। सरकारी संस्थाओं से पढ़कर निकलने वालों की संख्या उस संख्या से बहुत कम है जिसकी देश को आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त वैश्वीकरण के फलस्वरूप विश्व की अर्थव्यवस्थाएं परस्पर जुड़ती जा रही हैं। अतः व्यावसायिक रूप से शिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता विदेशों में भी है। जनशक्ति की यह बढ़ती आवश्यकता को पूरा करना मात्र सार्वजनिक क्षेत्र की बस की बात बिल्कुल नहीं रही, अतः निजी संस्थाओं की आवश्यकता भी बढ़ गई। इसके अतिरिक्त शिक्षा का स्तर भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा। इसके बावजूद कि सरकारी तंत्र प्रारंभिक शिक्षा के सर्वत्रीकरण के लिए संसाधनों को उपयोग कर रही है, संसाधनों को झोंक रही है, फिर भी यह भलीभांति जाना हुआ तथ्य है कि शिक्षा का स्तर जो सरकारी विद्यालयों में देखा जा रहा है वह निजी विद्यालयों की तुलना में बहुत नीचे है। यही कारण है कि निजी विद्यालयों के प्रति सनक बढ़ती जा रही है और फलतः उनकी संख्या भी बढ़ रही है। यह एक विरोधाभास की स्थिति है, यह एक व्यंग्यात्मक स्थिति है कि जहां सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से सरकारी विद्यालयों में बहुत भारी प्रक्रिया निवेश किया जा रहा है, परंतु फिर भी माता पिता अपने बच्चों को निजी विद्यालयों में ही भेजना चाहते हैं क्योंकि इनका शैक्षिक स्तर सरकारी विद्यालयों से कहीं श्रेष्ठ माना जा रहा है। बहुत से राज्यों में शहरी बच्चों की बहुत बड़ी संख्या निजी विद्यालयों में पढ़ती है। प्रथम के तथा अन्य स्रोतों के अनुसार निजी या प्रारंभिक विद्यालय मूल कौशलों में अधिक कार्यकुशलता सुनिश्चित करते हैं और यह भी एक कारण है कि निजी संस्थानों की संख्या जो है वो सरकारी संस्थानों के मुकाबले तेज़ी से बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त हम लोग यह भी देखते हैं कि उच्च प्रतिलाभ के लिए शिक्षा में निवेश भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। वर्तमान समय में यह दिखाई देता है कि निजी संस्थाओं का आविर्भाव बड़ी तेज़ी से हो रहा है। पहले शिक्षा में केवल लोकोपकारी उद्देश्य से ही दी जाती थी, परंतु अब इसे लाभ कमाने के उद्देश्य के साथ जोड़ दिया गया है। यह सर्वविदित है कि शिक्षा में किया गया निवेश उच्च प्रतिलाभ से पुरस्कृत होता है। यह बात केवल भारत के संदर्भ में ही सत्य नहीं है, अपितु समस्त विश्व के लिए भी सत्य है और शिक्षा के व्यापार में खरबों डॉलरों का निवेश होता रहा है। उदाहरण के लिए यह सर्वविदित है कि निजी निवेशक द्वारा बहुत बड़ी संख्या में अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाएं खोली जा रही हैं। आज देश भर में इनकी संख्या 10,000 से भी अधिक हो गई है। धनाढ्य तथा संपन्न व्यक्तियों द्वारा निजी विद्यालय खोले जाते हैं ताकि उनकी आय बढ़ती रहे। इसके अतिरिक्त निजीकरण संबंधी तमाम चिंताएं भी हमारे सामने दिखती हैं। निजी संस्थानों में कमज़ोर वर्गों का प्रतिनिधित्व कम होता है। दूसरी बात है कि कई बार केवल धन कमाने के उद्देश्य से ही शिक्षा के स्तर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाता है। शिक्षा का व्यावसायीकरण भी एक ऐसा पहलू है जो कि निजी संस्थाओं को ज़्यादा तरजीह देता है, निजी संस्थाओं को बढ़ाता है और इसी प्रकार से निजी क्षेत्रों की भागीदारी भी बढ़ती जाती है।
कई बार हम यह भी सोचते हैं कि निजी क्षेत्रों की भागीदारी की आवश्यकता क्या है, तो हम लोग देखते हैं कि कई बार सरकारी धन इतना अपर्याप्त रहता है कि वह भारी पॉपुलेशन की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। शिक्षा में सरकारी निजी भागीदारी भी बड़ी तेज़ी से बढ़ी है, जिसे हम लोग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं। इसे सरकारी निजी भागीदारी हम लोग देखते हैं कि पिछले कुछ दशकों से नई विकासात्मक कार्यनीतियों का एक महत्वपूर्ण नारा बन गया है। इसे एक नवाचारी विचारधारा के रूप में प्रक्षेपित किया गया है ताकि निजी संसाधनों को काम में लाया जा सके और निजी क्षेत्र को राष्ट्र विकास के भागीदार होने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इसका समर्थन उस अवस्था में अधिक किया जाता है जब सार्वजनिक संसाधन अपर्याप्त होते हैं। सरकारी निजी भागीदारी अर्थात पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का योगदान सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों तक होने के साथ साथ इनका फैलाव मानव विकास क्षेत्र जैसे शिक्षा तथा स्वास्थ्य तक भी किया जा रहा है। शिक्षा के संदर्भ में सरकारी निजी भागीदारी को 11वीं पंचवर्षीय योजना में एक महत्वपूर्ण कार्यनीति के रूप में प्रस्तावित किया गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना में माध्यमिक शिक्षा में 6000 नए मॉडल विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है, जो सभी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध होंगे। इनमें 2500 विद्यालय सरकारी निजी भागीदारी के अंतर्गत खोले जाएंगे। इसके पीछे की भावना यह है कि ये सभी विद्यालय पिछड़े क्षेत्र और दूर दराज योजना के अंतर्गत होंगे। भावना यह है कि ये सभी विद्यालय पिछड़े क्षेत्र और दूर दराज के ही क्षेत्रों में खोले जाएं। इसके साथ साथ निजी क्षेत्र के परामर्श से योजना आयोग द्वारा निश्चित किए गए मॉडल के अनुसार इनमें से कुल 65 लाख विद्यार्थी वंचित वर्गों से होंगे। इनमें से केवल नाम मात्र का शुल्क लिया जाएगा और प्रत्येक विद्यालय में लगभग 2500 विद्यार्थी होंगे, जिनमें 1000 विद्यार्थी वंचित वर्गों के होंगे। इन 1000 विद्यार्थियों में से आधे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों से होंगे। शेष बच्चे जो अन्य वंचित वर्गों से होंगे वे परिवार जो आयकर सीमा में नहीं आते हैं, उन्हें शुल्क के रूप में 50 रुपये प्रतिमास देने होंगे, जबकि अनुसूचित जाति आदि वाले समूह को केवल 25 रुपये प्रतिमास देने होंगे। और इन बच्चों का शेष शुल्क, जिसका अनुमान लगभग 1000 से 1200 रुपये प्रतिमास प्रति बच्चा है, इन विद्यालयों को केंद्रीय सरकार द्वारा यह धन चुकाया जाएगा। दूसरा मॉडल भी बहुत पॉपुलर है, सरकारी, जिसे हम लोग सरकारी सहायता प्राप्त निजी विद्यालय कहते हैं। सरकारी सहायता प्राप्त निजी विद्यालय प्रणाली किसी ट्रस्ट के द्वारा या किसी NGO के द्वारा या किसी व्यापारिक सत्ता के द्वारा चलाई जाती है। यह ऐसे विद्यालय सरकार के विनियमों के अंतर्गत ही कार्य करते हैं, बस शर्त यह होती है कि इनकी प्रबंधकारिणी निजी क्षेत्रों से संबंधित होती है और इन विद्यालयों को सरकार की तरफ से लगभग 90% तक की सहायता प्राप्त होती है। विद्यार्थियों, इस PPP पार्टनरशिप के कई प्रतिरूप हैं। मुख्यतः 4 प्रतिरूपों की यहाँ मैं चर्चा बहुत संक्षेप में करूँगा। एक प्रतिरूप है सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय। इनमें ऐसे विद्यालय होते हैं जिनको कि कुछ सहायता सरकार देती है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की आवासीय विद्यालय, आंध्र प्रदेश सरकार ने एक ऐसी स्कीम चलाई है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पे, जिसमें कुछ रेजिडेंशियल स्कूल खोले गए हैं। पंजाब में कुछ आदर्श विद्यालय भी इसी स्कीम के आधार पर खोले गए हैं। इसके अलावा राजस्थान में सरकारी निजी विद्यालय भी खोले गए हैं। राजस्थान के 33 जिलों में ऐसे विद्यालयों को खोला गया है और यह कोशिश की गई है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू समाज तक शिक्षा को ठीक तरीके से पहुंचाया जा सके। इस प्रकार से विद्यार्थियों, हमने इस सत्र में मुख्य रूप से शिक्षा पर वैश्वीकरण का और अंतर्राष्ट्रीयकरण का क्या प्रभाव रहा है और इसके साथ ही निजीकरण ने किस प्रकार से शिक्षा को गहरे तक प्रभावित किया है और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप शिक्षा के क्षेत्र में क्या है, इसके बारे में इस सत्र में जाना और समझा। विद्यार्थियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।